हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने चैप्टर 10 पढ़ा था। तो आज हम चैप्टर 11 पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स कि क्या बताती है प्रशस्तियां। प्रशस्तियां का मतलब अभी हम जानेंगे फ्रेंड्स कि क्या होता है। तो इसमें एक कोई लड़का है जो क्या करता है, तो गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक कविता थी। तो हरिसेन, अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन। और ये जो कविता थी इसे कब लिखा गया था, तो इसे 1700 साल पहले लिखा गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। कहाँ पे खुदाई की गई थी फ्रेंड्स, तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, कि जैसे हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। गुप्त काल का मतलब फ्रेंड जब समुद्रगुप्त का जब शासन आया था तब। आगे है फ्रेंड समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, यानी कि पीछे कुछ होगा यहाँ पे। जैसे दिया गया है कि योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, ये तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये क्या बोला गया, इसका प्रशंसा किया गया है। और प्रशंसा का ही मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो प्रशस्ति। आगे है फ्रेंड्स कि अगर तुम मानचित्र 7 में, जैसे पेज नंबर है 113, तो देखिए फ्रेंड्स 113 आपको वीडियो पे शो कर रहा होगा। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शासकों के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो पहला में है फ्रेंड्स कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो जो हरे कलर का है, तो आपको वीडियो पे जितना शो कर रहा होगा कि जो हरा कलर का जो वहां पे घेरा किया गया है, वहां पे आर्यावर्त के 9 शासक थे जिन्होंने वहां पे क्या किया था, तो शासन किया था, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कि पहले जो शासक थे उन्हें किसने हरा दिया था, तो समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स वीडियो में आपको शो कर रहा होगा कि रेड कलर का डॉटेड लाइन दिया गया है। कहाँ, तो पूर्वी तट की ओर। तो आप उसमें देखिए कि पूर्वी तट की ओर रेड कलर का डॉटेड लाइन दिया गया है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, तो ये दक्षिणापथ के 12 शासक थे। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब कि जैसे हम अपने आप बोलते हैं कि मेरी सारी जो राज्य है या मतलब जितना राज्य क्षेत्र है वो तो तुम्हारा हो गया, तो उसको आत्मसमर्पण कहा जाता है। जैसे मैंने खुद ही समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि जिन शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया था, तो उन्हें फिर से वहां पे क्या शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया। देखिए फ्रेंड्स ऊपर की ओर जहाँ कश्मीर का क्षेत्र है, उसके बाद आपका ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, उसके बाद आप इधर चले आइए जो पूर्वी राज्यों का क्षेत्र है, वो उस जगह पे क्या है फ्रेंड्स, तो वहां पे बैंगनी कलर का रंग किया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ के बारे हमने कहाँ पढ़ा था फ्रेंड्स, तो चैप्टर 6 में आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया किधर है फ्रेंड्स, तो वो उत्तर पश्चिम की ओर है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। यानी कि यहाँ पे कौन रहते थे, तो कुषाण तथा शक वंश।
मतलब शासन करते थे। इसमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है, एक वर्क दिया गया है कि मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम है, लेकिन आज अभी के टाइम में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही कर दिया गया है। उज्जैन तथा पाटलिपुत्र को ढूंढने के लिए बोला गया, और ये जगह जो थे प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र, कौन कौन से फ्रेंड, तो प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये तीनों जो थे वो गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो ये सब आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि हरिसेन द्वारा लिखी प्रशस्ति को क्या कहा जाता है, तो हरिसेन द्वारा लिखी प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। आगे है फ्रेंड्स वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता जो थे वो चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की थी, यानी कि महाराजा धीराज की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आपको शो कर रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक जो बुक का पेज था उसी के साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि जो श्री गुप्त थे, जो स्टार्टिंग पे थे, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच ने महाराजा की, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की, चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। एक मिनट आप थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें विक्रमादित्य के बारे में दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने साइड पे लिखा हुआ है तो मैं आपको उसे पढ़ के बता देती हूँ। जैसे जो विक्रमादित्य का जो उपाधि है वह विक्रम संवत को चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी है फ्रेंड्स कि विक्रम संवत जो होता है, विक्रम संवत को चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी की थी। उसके आगे है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। यानी कि जो समुद्रगुप्त का जो दरबार था उसमें दो जो बोलते हैं ना कि विद्वान, एक कवि जो थे वे उनके दरबार में थे। तो कौन कौन, कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, तो विद्वान ही ये लोग विद्वान ही है फ्रेंड्स। आगे है कि हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, गुप्त वंश के जो शासक हैं उनके बारे हमें कैसे पता चलता है फ्रेंड, तो अभिलेखों तथा सिक्कों से। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे, कौन, तो हर्षवर्धन। तो अगर आपको पूछा जाए कि हर्षवर्धन के जो कवि थे वो कौन थे फ्रेंड्स, तो बाणभट्ट, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। अगर आपको पूछा जाए कि बाणभट्ट की जो हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का भी वर्णन है। चीनी तीर्थ यात्री स्वान-त्संग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में मतलब अध्याय 10 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। तो कौन, चीनी तीर्थयात्री स्वान-त्संग। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। जो विवरण दिया गया है उसी में से ये लिया गया है फ्रेंड्स। उनके जो बहनोई थे कन्नौज के शासक थे। मैंने आपको बताया था पीछे पेज पे कि जो कन्नौज है वो जो ग्रीन कलर का एरिया है वहां पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स,
जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। जब बंगाल के जो शासक थे, यानी जो गौड़ शासक थे, मतलब गौड़ शासक जो थे, उन्होंने जब उसके जो बहनोई थे उनको जब मार दिया था तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी बाद के जगहों में उन्हें सफलता नहीं मिली। पर जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। नर्मदा नदी जो फ्रेंड्स, मैं आपको कैसे दिखाऊं, एक मिनट आप रुकिए जरा, एक पेज हो तो। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा दूंगी कि यहाँ पे कौन सा जगह नर्मदा नदी का है। मैंने यहाँ पेंसिल से ड्रॉ किया, शायद आपको नहीं दिखे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है नर्मदा नदी का, जो मैंने तो ऐसे ही रफ पे बनाया आपके समझने के लिए। जैसे यहाँ पे ये नर्मदा नदी का जो एरिया है, इसके बाद यहाँ फ्रेंड्स यहीं पे है दक्कन का पठार। ये जो एरिया है वो है दक्कन का पठार। देखिए फ्रेंड्स, उसमें आपको शो कर रहा है, अगर देखिए ये आपको शो कर रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इस एरिया के बाद वो क्रॉस करने खोज रहा था तो जो चालुक्य नरेश थे, कौन, तो पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने क्या किया तो रोक दिया उन्हें। तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, अगला ये टॉपिक है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। इस काल में जो पल्लव थे और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। पल्लव का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो क्या थी फ्रेंड्स, तो एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को दिखता होगा, ये मानचित्र 7 में जाके देखिए किसके बारे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका दिया गया कि पल्लवों का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कांचीपुरम, मैं आपको उसमें दिखाती हूँ। देखिए ये जो एरिया है, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये है कांचीपुरम और ये जो यहाँ पे जो एरिया फैला हुआ है वो किसका किसका था एरिया फ्रेंड्स, तो वो पल्लव और चालुक्यों का था। उसके बाद उसी में आपको दिखा होगा कांचीपुरम जो था वो क्या था, तो पल्लवों की उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी डेल्टा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। और जबकि चालुक्य को जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था और चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। तो आप अपने बुक पे निकाल के देखिए कि एहोल जो इधर आपको पश्चिमी तट की ओर दिखता होगा, पश्चिमी तट की ओर दिखता होगा फ्रेंड्स, तो वहां पे एहोल जो है वो किसकी राजधानी थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या, आप सपोज कीजिए कि जो पश्चिमी तट पे तो तटीय एरिया है, यानी कि वहां पे अभी आप लोग देखते होंगे कोई भी वीडियो पे तो उसमें क्या शो करता होगा कि सर जो तटीय एरिया वहां पे मछली का जो बिक्री है वो बहुत ज्यादा होता है। तो केवल मछली से ही रिलेटेड नहीं है, वहां कुछ और भी बेचा जाता होगा। तो व्यापार बोलते किसको, लेन देन जो खरीद बिक्री होती है उसी को ना व्यापार कहा जाता है। तो जो चालुक्यों की जो राजधानी थी एहोल, वह एक प्रमुख क्या था, तो व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे, जो राजधानी थी वह क्या समृद्ध होती थी और वहीं पे निशाना बनाया जाता था, यानी कि आक्रमण करने के लिए।
पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन जो द्वितीय थे वो प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। उनके दरबारी कवि जो थे रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो जैसे मैंने साइड पे लिखा है यहाँ पे कि पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे कौन थे, तो रविकृति थे। आगे है फ्रेंड्स, रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। यानी कि जो पुलकेशिन जो द्वितीय थे उन्होंने क्या किया था, तो रविकृति के अनुसार रविकृति जो बता रहे थे कि उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए, यानी कि पूर्व और पश्चिम दोनों एरिया पे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है क्या, आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि जो हर्ष जो राजा थे वो खुश नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। जो चालुक्यों की जो विजय थी वो अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश क्या हो गए, तो दुर्बल होते चले गए और पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो जो ये है ये राष्ट्रकूट और चोल वंश, तो इसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी, उसके बाद जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में। इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होते थे, तो गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे क्या हुआ, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। जैसे बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। यानी कि वो पद क्या हो गया फ्रेंड्स, अनुवांशिक हो गया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। संभवतः जो वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का मतलब जो वहां के जो निवासी थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनका बोलबाला बहुत ही ज्यादा था। जैसे होता है कि कोई समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसका बोलबाला बहुत ज्यादा रहता है। कुछ हुआ मीटिंग तो उसे बुलाया जाता है। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। आगे फ्रेंड्स, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें भी कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। यानी कि मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है तो वो क्या करता था कि अपना एक अलग राज्य ही स्थापित कर लेता था। आगे है फ्रेंड्स, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। मतलब कि कोई राजा जो थे वो क्या करते थे, पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही भी होते थे। क्या क्या, तो हाथी रथ मतलब जिस तरह का जो सेना होता था उस तरह का वो सेना रखते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। कुछ सेना नायकों को कई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। इन बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था। यानी कि वेतन के बदले में क्या, तो भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। यानी कि जो दी गई भूमि थी उसे वे कर वसूल करते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल किया करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे फ्रेंड, तो सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र जहाँ कहीं भी ये शासक जो है दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई राजा जो उसे भूमि प्रदान किया, जो सामंत होते थे उसे भूमि अगर दिया है तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि वो राजा जब दुर्बल होने लगता था तो जो सामंत होते थे वह स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। स्वतंत्र हो के आखिर वो करेंगे क्या, तो अपने राज्य को वो स्थापित कर लेते थे अलग से।
दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। ऊर अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो क्या होता था, तो ये ग्राम सभा होती थी। नगरम, नगरम का मतलब क्या होता है, तो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था क्या, नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, यानी कि बहुत समय तक इनका जो सभाएं था वो चल ही रहा था। आगे है फ्रेंड्स, उस जमाने में आम लोग। तो उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। तो इसके कुछ उदाहरण जो है वो हम पढ़ लेते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कालिदास थे, अगर पूछा जाए कि किसके दरबार में थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए। जो ब्राह्मण है वो संस्कृत बोलते हुए दिखाए गए हैं, जबकि अन्य लोग जो महिलाएं थी वो क्या दिखाई गई, तो प्राकृत बोलते हुए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो कालिदास के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, तो उस स्टोरी को, वो स्टोरी तो उतना है इम्पोर्टेंट है नहीं, तो मैं आगे पढ़ाती हूँ कि चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूते मानते थे। मतलब जो लोग अछूत को, जिन्हें अछूत माना जाता था, उनकी ओर ध्यान जो है वो फासियन का जाता है। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। जो अछूत लोग रहते थे उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। यहाँ जो स्टोरी दिया गया है वो बाण भट्ट के द्वारा जो एक चित्रण किया गया है कि मतलब कोई राजा अगर बाहर निकलता है तो किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का माहौल क्रिएट होता है। तो उस तरह का यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया, आप उसे खुद ही पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। आगे है, अन्यथा में दिया गया है कि मानचित्र जो 6 है, यानी कि जो मैंने पहले आपको दिखाया था, जो दोनों पेज पे मानचित्र दिया गया था, पेज नंबर आपको 84 से 85 पे मिल जाएगा। उसमें अरब के बारे में बताया गया है कि मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब व्यापारी नाविक ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री जो व्यापार थे उनकी जो भूमिका, मतलब क्या बोल सकते हैं कि व्यापार को बढ़ाने में जो भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो अरब व्यापारी और ये नाविकों ने। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन जो थे वे घुमक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। जो ऊंट है फ्रेंड्स उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वो एक बार पानी अपने जो उसका कुबड़ रहता है वहां पे वो क्या करता है, तो स्टोर कर लेता है। उसके बाद वो उसे अपना यूज करता है। तो उसे इसीलिए कहा गया है कि जो ऊंट होते थे वो, जो व्यापारी जिसका काफिला चलता था, वो किस पे आश्रित होते थे, तो ऊंटों पे आश्रित होते थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मुहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। कब, तो 1400 साल पहले। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है फ्रेंड्स, तो कुरान। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्री और पुरुषों के लिए, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि कुरान में जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि अल्लाह ने इन सबके लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित है, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए।
उसके बाद जो अरब नाविक थे इस धर्म को ले आए थे, मतलब जगह जगह जो फैला दिए। जैसे मान लीजिए हमको हिंदी आता है, मान लीजिए मैं कहीं और कंट्री चली गई जहाँ का लैंग्वेज ही मुझे आता है, तो कोई होता है जैसे मैं कोई फ्रेंड बन गया तो उसमें मान लीजिए मैं उसको बताएंगे, मैं उसे बता रही हूँ अगर कि नहीं ये हिंदी में इसको ऐसे कहा जाता है, हिंदी में इसको ऐसे, तो वो क्या करेगा, धीरे 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 उसको भी अगर इंटरेस्ट लगा तो वो भी सीख जाएगा। फिर बाद में किसी और को इंटरेस्ट लगा तो वो भी सीख जाए। तो इस तरह क्या होता है ना कि लैंग्वेज जो है उसका प्रचलन होने लगता है। या कोई कोई क्या होता है कि पहले होता था कि जो धर्मांतरण होता है, धर्म का जो क्या बोलते हैं परिवर्तन जो कराते हैं वो, तो उसमें कोई कोई लैंग्वेज भी क्या होता है तो सीख जाते हैं। अब अपने साथ इस नए धर्म की को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। अरब के जो सिपाही थे वो सिंध जो जो आज कहाँ है फ्रेंड्स, तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इस लास्ट टॉपिक के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या किसी चीज का दिक्कत होता है तो आप कमेंट पे कमेंट करके बताइए। तो तब तक आप तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।